हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास 26 जून 2011 से जो सीटेट का पेपर है, तो 26 जून 2011 से लेकर के ये देखिए 20 अगस्त 2023 तक का पेपर है। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, इस चैनल पर 30 सेट अपलोड किए जाएंगे जो अभी तक पेपर हो चुके हैं। तो 30 सेट में दोस्तों आपका 150 में 145 क्वेश्चन इसी से आएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 18 जनवरी 2023 यानी 2023 का भी पेपर अपलोड करूंगा, 18 जनवरी 2023 का। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 26 है, सीटेट पेपर सेकंड है, कक्षा 6वीं से 8वीं तक, और ये 18 जनवरी 2023 का पेपर है। तो दोस्तों इसमें देख लो कि भाषा हिंदी है और सेकंड भाषा संस्कृत है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर जाते हैं। ये CDP है, बाल विकास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभिकथन कह रहा है दोस्तों कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण बता रहा है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो सही विकल्प है इसका कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्यों सही होगा दोस्तों? क्योंकि सीखना साथियों और शिक्षकों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया को इस तरह से जागृत करता है कि यदि बच्चा अलगाव में होता है तो ऐसा नहीं होता। फिर दोस्तों और बता दूं कि प्रारंभिक विकास के आगे के विकास और सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों परस्पर निर्भर हैं और परस्पर क्रियाशील हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि पहला आंसर होगा। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। फिर दूसरा है विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर दोस्तों इसके बाद है तीसरा, आनुवांशिकता के विकास में कोई भूमिका नहीं है। चौथा है विकास की प्रक्रिया शैशवा अवस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही होगा कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों ये सतत चलता है और यह बूम टू टूम चलता है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक ये इसमें रुकावट नहीं होती है। और जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, एक निश्चित समय पर वह परिपक्वता या मैच्योरिटी के बाद वह रुक जाती है। तो इसका और कारण जान लेते हैं कि भौतिक वातावरण वह स्थान है जिसमें बच्चा बढ़ता है तो उनके स्वस्थ सीखने और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके अलावा अनुसंधान से पता चलता है कि भौतिक वातावरण के प्रभाव जैसे आवास, प्रदूषण के संपर्क में आना और पड़ोस की गुणवत्ता सभी बच्चे के मनोसामाजिक पहलू को प्रभावित करते हैं। फिर दोस्तों तीसरे में चलते हैं कि किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीका सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है समायोजन, फिर अधिसंज्ञान, सामाजिकरण और पृथक्करण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामाजिकरण। सामाजिकरण यानी फिजिकल सामाजिकरण यानी ये डेवलपमेंट का ही भाग है
डेवलपमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक विकास होता, एक मानसिक या संज्ञानात्मक विकास होता, एक सामाजिक विकास होता और एक संवेगिक विकास होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे समाज के सफल सदस्य बनने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए कौशल, व्यवहार पैटर्न, विचारों और मूल्यों को सीखने की अवस्था होती है जो उस समाज में सक्षम कार्य करने के लिए आवश्यक है जिससे बच्चा बड़ा हो रहा है। फिर चौथा है दोस्तों अभिकथन ए 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। तर्क है दोस्तों पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों चौथे का जो होगा पहला आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि अभिकथन ए हो गया और जो तर्क लगा वो आर हो गया। तो इसका भी डिटेल जानेंगे कि क्यों आंसर सही हुआ। ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। पूर्व मूर्त संक्रिया, प्रश्न देख लीजिए। पूर्व मूर्त संक्रिया जो होती है चरण में बच्चों को यह समझने में कठिनाई होती है कि किसी वस्तु को एक से अधिक तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस अवस्था में बच्चा यह मान लेता है कि दूसरे लोग ठीक वैसा ही महसूस करते हैं, देखते और सुनते हैं जैसा बच्चा करता है। यह अन्य लोगों के दृष्टिकोण का अनुमान लगाने या किसी स्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से देखने में बच्चे की अक्षमता को संदर्भित करता है। इस अवस्था में बच्चे को विचारों की अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की अवधारणा और केंद्रीकरण के विचार के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण और पुनर्वलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला गतिविधि। पियाजे का मानना था, इनका थ्योरी देख लेते हैं कि पियाजे का मानना था कि बच्चों के नाटक, खेलने और प्रयोग ने उन्हें नई योजनाओं को साकार करने में मदद की जो वे संज्ञानात्मक रूप से विकसित कर रहे थे। इसमें आत्मसातीकरण और समायोजन प्रक्रिया दोनों शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी धारणाओं या विचारों में परिवर्तन होता है। फिर 6वां क्वेश्चन है दोस्तों उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो दोस्तों 6वां का राइट आंसर हो जाएगा वो डर के मारे नहीं खा रहा कि वो पकड़ा जाएगा तो इससे सजा होगा। आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा कि वह पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता। तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास बताता है कि व्यक्ति एक विश्वास से कार्य करता है, यदि वे कुछ गलत करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा, इसलिए गलत करने से बचने का सबसे अच्छा कारण सजा से बचना होता है। 6वां क्वेश्चन है किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं। तो दोस्तों एक इसका थ्योरी है वीएफ स्किनर, जॉन पियाजे, लेव
व्यागोस्की है और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वागोस्की का थ्योरी है कि प्रतिपादिक क्रिया में सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा वाले ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। तो इनका थ्योरी थोड़ी देख लेंगे कि लेग जो व्यागोस्की हैं के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो होता है वयस्कों को देखकर और उनकी नकल या अनुसरण करके सीखता है। जब कोई बच्चा किसी और को कुछ करते हुए देखता है तो यह व्यवहार की नकल करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा निरीक्षण और नकल या अनुकरण करना जारी रखता है तो वह व्यवहार के पीछे की अवधारणाओं को समझने लगता है। नकल और अवलोकन की इस प्रक्रिया को आंतरिकरण कहा जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है कि पाठ, प्रत्यक्ष निर्देश, अनुकूलन, पुनर्वलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ, यानी स्कैफोल्डिंग में बच्चों के लिए सामग्री या कौशल को आसान बनाने के लिए सीखने को टुकड़ों में तोड़ना शामिल है। मचान या पाठ जिसको स्कैफोल्डिंग बच्चों को एक ऐसे सीखने की लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है जो अभी तक उनके पास स्वयं करने का कौशल या क्षमता नहीं है। फिर 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगमा तो पहला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपन या प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा 9वें नंबर का आंसर पहला, कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगमा का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रगतिशील कक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं, सामग्री और अनुभवों के साथ जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को अपने ज्ञान व प्रतिभा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान को लागू करके छात्रों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। फिर 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? तो पहला है, बुद्धि और पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला, कि हार्वर्ड गार्डनर ने वृद्धि एवं निर्धारित को सुनिश्चित होती है। वृद्धि जो होती है पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। अपने बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार जो गार्डनर ने दिमाग की विलक्षण इकाई वाली धारणा को चुनौती दी और इस विचार को आगे बढ़ाया कि हम सभी भाषाई, स्थानिक और संगीत सहित विभिन्न प्रकार की वृद्धि करते हैं। ये गार्डनर का कहना है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है। फिर 11वां क्वेश्चन है, डैश
वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो तर्क, गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति, संवेदनात्मकता और अंतर वैयक्तिक वृद्धि, भाषाई बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कि तर्क, गणितीय बुद्धिमत्ता। जो लोग तार्किक गणितीय बुद्धि में मजबूत होते हैं वे तर्क करने, पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं और ये व्यक्ति संख्याओं, संबंधों और प्रतिमानों के बारे में अवधारणात्मक रूप से सोचते हैं। दोस्तों 12वां नंबर जो होता है क्वेश्चन है, लेव व्यागोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। तो निजी संवाद या प्रोत्साहित, आत्म केंद्रित संवाद या प्रोत्साहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निजी संवाद प्रोत्साहित। तो इसके बारे में बता दें कि प्राइवेट स्पीच, निजी वाक का तात्पर्य छोटे बच्चों द्वारा खुद से की गई स्पीच से जो या तो स्वयं को या दूसरों को संबोधित करती है। आत्म और आत्म चेतना के संवर्धन में इसकी प्रमुख भूमिका है। यह आत्म और व्यक्तिपरकता के विकास में मुख्य पहलू है। यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे उसे स्वयं को विनियमित करने या स्वयं को निगरानी करने, योजना बनाने में, समस्याओं को हल करने में सक्षम बताता है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसी का तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। निजी संवाद, हतोत्साहित और आत्म केंद्रित हतोत्साहित। तेरहवां क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि हर कोई किसी भाषा को विकसित करने या सीखने की क्षमता लेकर पैदा नहीं होता है और भाषा का विकास सहज है। प्रत्येक बच्चे के पास एक भाषा अधिग्रहण युक्ति LAD होता है। LAD बच्चों को भाषा के नियमों को तेज़ी से विकसित करने की सक्षम बनाता है। फिर चौथा है दोस्तों, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, बच्चों के डर और सीखने का तनाव पैदा करने, बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, बच्चों के डर और सीखने का तनाव पैदा करने, क्योंकि मूल्यांकन के उद्देश्य में छात्रों में तनाव एवं डर भय पैदा करना शामिल नहीं है और ना ही होनी चाहिए। यह छात्रों के बीच भेदभाव भी छात्रों की कमजोरियां को उजागर करके उन्हें हतोत्साहित करेगा। मूल्यांकन पात्र परिणामोन्मुखी नहीं है बल्कि यह मुख्य रूप से सीखने की कमियों को खोजने और हल करने पर जोर देता है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को डांटे व अधिक मेहनत करने को कहें, माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो दोस्तों 5वें का आंसर होगा चौथा कि छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो संकल्पनात्मक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित निर्देशात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए।
जैसे पहला है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करना और उन्हें संशोधित करना। फिर छात्रों के विचारों को विकसित होने के अवसर प्रदान करें और छात्रों के नए विचारों को उनके परिचित संदर्भ में लागू करने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने देखा है। तो आगे का क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को 6 बजे डेली वीडियो अपलोड होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।